स्टूडेंट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द रेडिकल क्लासेस 2.0। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि एमएससी प्रीवियस का एक टॉपिक, और एमएससी प्रीवियस के टॉपिक के साथ साथ हम एमएससी प्रीवियस का थोड़ा सिलेबस भी क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए एमएससी प्रीवियस में आपका जो सिलेबस आता है, मेनली एमएससी प्रीवियस का जो सिलेबस आता है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की मैं बात करूं, उसमें आपके कितने पेपर लगते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 आपका पेपर लगता है, वो लगता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा जो पेपर लगता है आपका, वो पेपर लगता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा पेपर लगता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड थर्ड नंबर लगता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। 4 नंबर पेपर आपका लगता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और 5 नंबर जो पेपर लगता है वो लगता है आपका ग्रीन केमिस्ट्री। और जो लास्ट 6 नंबर पेपर लगता है वो आपका लगता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। मेनली आपके 6 पेपर लगते हैं एमएससी प्रीवियस के अंदर, और इन्हीं के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो तीनों पेपर होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं, 100 to 100 मार्क के होते हैं। और ये जो बाकी के तीनों पेपर हैं ये 50-50 नंबर के होते हैं। क्लियर? तो ऐसे अपना जो पेपर का सिलेबस है, वो पेपर का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मान लो, ठीक है, या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट मान लो। अगर आप किसी सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पोर्शन मिलेगा। और अगर बात करूं मैं एमएससी प्रीवियस की, तो आपको इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको ये टॉपिक मिलेगा, जिसका नाम है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जल्दी। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं 4th नंबर पेपर अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी। और सीआईएसआर नेट के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस कौन सा हो जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं एमएससी प्रीवियस की क्लासेस के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहला टॉपिक आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला अपना जो यूनिट है, पहली यूनिट नहीं है वैसे, ये यूनिट वाइज चलेंगे हम। यूनिट नंबर है आपकी जिसका नाम है द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूनिट है वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसकी फुल फॉर्म होती है, वो होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इस एनएमआर की जो फुल फॉर्म होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका क्या है, फुल फॉर्म है। और इसके बारे में हम देखो क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियर का मतलब हो गया, क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, कोई भी क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। और मैग्नेटिक का मतलब क्या होगा? वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा? वहां पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। और रेजोनेंस का मतलब है, आपको पता ही है, रेजोनेंस क्या करता है? स्टेबल बनाता है किसी भी कंपाउंड को या इसको। और इसी रेजोनेंस का मतलब होता है स्पिन, ये बोल सकते हैं, या फिर साइक्लाइजेशन। और साइक्लाइजेशन और स्पिन किसका होगा? इलेक्ट्रॉन्स का होगा। ठीक है। तो न्यूक्लियस, मैग्नेटिक रेजोनेंस, तीनों का वर्ड का समझ में आ गया होगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है वह भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आप एक बार इतनी चीज समझिए कि कोई न्यूक्लियस होगा, क्या होगा? कोई न्यूक्लियस होगा। जब उसमें हम क्या फील्ड, क्या अप्लाई करेंगे? अपना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे बेटा। जब हम किसी न्यूक्लियस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्पिन होता है। वहां पे क्या होता है? साइक्लाइजेशन होता है। और साइक्लाइजेशन से हमें क्या मिलती हैं? कुछ रेडिएशंस क्या मिलती हैं? कुछ रेडिएशंस क्या होती हैं? इमिट होती हैं। और इन्हीं इमिट होने वाली रेडिएशन से हमें क्या प्राप्त होते हैं? कुछ सिग्नल्स प्राप्त होते हैं। अब ये सिग्नल क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कुछ हमें क्या मिलते हैं? सिग्नल्स मिलते हैं। और इन्हीं सिग्नल्स, यही सिग्नल्स हमें किसकी फॉर्म में मिलते हैं? स्पेक्ट्रा की फॉर्म में मिलते हैं। और इस स्पेक्ट्रा, इस स्पेक्ट्रा को क्या बोल देते हैं हम? इस स्पेक्ट्रा की जो स्टडी होती है, इस स्पेक्ट्रा की जो स्टडी होती है वो क्या होती है? आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी अगर हम किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी रेडिएशन डालते हैं, ठीक है, ईएमआर रेडिएशन डालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब डालते हैं, तो अब जब भी वो डालेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? कुछ रेडिएशंस इमिट होके मिलेंगी। और उन रेडिएशंस की किसकी फॉर्म में होती है? सिग्नल्स की फॉर्म में होती है।
और उस सिग्नल से हमें क्या मिलता है, वो स्पेक्ट्रा मिलता है, और इस स्पेक्ट्रा की स्टडी क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब देखो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कब प्राप्त हो रही है, जब हम क्या डाल रहे हैं उस पर, मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी न्यूक्लियस पे डाल रहे हैं तो उसकी वजह से हमें जो रेडिएशंस मिलती हैं उसको बोलते हैं हम क्या, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इतनी बात समझ में आई कि जब हम किसी फील्ड के ऊपर क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, किसी न्यूक्लियस या कंपाउंड के ऊपर क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो उसकी वजह से हमें जो सिग्नल प्राप्त होते हैं उनके स्पेक्ट्रा को अगर स्टडी करना है तो वो स्टडी क्या कहलाएगी, आपकी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। इज दैट क्लियर? अब देखो कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियर क्या होते हैं। अब देखो ये रेडिएशंस कैसे प्राप्त होती है, मैं एक बार मैं यहाँ पे डिस्कस करके दे देता हूँ। मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई भी कंपाउंड है, यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे अपनी कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। कौन सी स्टेट में बेटा, ग्राउंड स्टेट के अंदर है, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें कोई ना कोई रेडिएशंस डालूंगा, क्या डालूंगा, कोई ना कोई रेडिएशन डालूंगा, और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए कौन सी रेडिएशन एक्टिव होती है, उस रेडिएशन का नाम होता है रेडियो एक्टिव या फिर रेडियो वेव रेडिएशन। कौन सी होती है, रेडियो एक्टिव या रेडियो वेव रेडिएशन होती है। और जब ये रेडिएशन इस पे क्या की जाती है, इंसिडेंट करवाई जाती है, जब इसमें इंसिडेंट करवाई जाएंगी तो अपने क्या बना लेता है कि एक्साइटेड स्टेट बना लेता है, यहाँ पे इसकी एक्साइटेड स्टेट बन जाती है। अगर कोई ये बोल रहा है ना कि एक्साइटेड स्टेट पहले से होती है, तो वो क्या है, गलत है बेटा, ये सरासर गलत है कि एक्साइटेड स्टेट पहले से होती है, नहीं होती। कोई ना कोई कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है ना, तब फॉर्म होती है आपकी एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा दूंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा, ठीक है। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो कुछ टाइम के लिए वहां रुकता है, और वापस कहाँ आएगा, नीचे आएगा। वापस कहाँ आएगा, और नीचे आएगा, तो वापस उसी रेडिएशन को क्या करेगा, ये इमिट करेगा, यानी रेडियो वेव को ही क्या करेगा, वापस इमिट करेगा। समझ गए मेरी बात को? और ये रेडियो वेव जो सिग्नल्स, सॉरी रेडियो वेव जो रेडिएशन है, ये किसकी फॉर्म में प्राप्त होती है, हमें सिग्नल्स की फॉर्म में प्राप्त होती है। इसलिए हमें वो सिग्नल्स प्राप्त होते हैं, और उस सिग्नल्स की स्टडी किसकी फॉर्म में होती है, स्पेक्ट्रा की फॉर्म में होती है। और स्पेक्ट्रा की स्टडी को क्या बोल देते हैं हम, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्चुअल में क्या होता है, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे भी आप क्या बनाते हो, घर पे पॉपकॉर्न बनाते हो, तो जैसे उस पॉपकॉर्न को आप किस पे रखते हो, जो मक्का का दाना होता है उसको किस पे रखते हो, हाँ, तवे पर रखते हो। और तवे पर रखने के बाद में जब वो नीचे से वो हीट देते हो, जब उसको नीचे से हीट देते हो तो वो क्या करता है, उछलता है। सेम कंडीशन यहीं पे होती है, सेम कंडीशन यहीं पे होती है। ये इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई भी क्या है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल है, जब इसको या फिर कोई एटम है, इसके ऊपर जैसे ही क्या डालेंगे, एनर्जी यानी रेडियो वेव क्या डालेंगे, एनर्जी डालेंगे एज ए फॉर्म ऑफ रेडियो वेव, तो ये क्या करेगा, इसकी एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके अपने एक्साइटेड स्टेट क्रिएट कर लेगा, और ऊपर उछलेगा। ऊपर उछलेगा तो उस जो लेवल पे जा रहा है ना, जिस लेवल पे जा रहा है उस लेवल को बोल देंगे एक्साइटेड लेवल। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखा होगा आपने, पॉपकॉर्न थोड़ी देर बाद में वापस नीचे आ जाता है, जैसे वो ठंडा होता है तो क्या जाता है, नीचे आ जाता है। इसका मतलब जैसे ही उसकी एनर्जी निकली है, जब वो ठंडा हुआ, इसका मतलब उसका जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो क्या हो गई, इमिट होगी। तो जैसे ही उसकी एनर्जी और हीट इमिट होती है तो वापस कहां आ जाता है, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ठंडा होने के बाद में वापस उसी तवे के ऊपर गिर जाता है। यही होता है। तो सेम कंडीशन वही है, जैसे ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट क्रिएट करेगा, और एक्साइटेड स्टेट इसने क्रिएट कर ली तो कुछ टाइम के लिए क्रिएट कर पाएगा। जैसे ही एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी, तो वापस कहाँ आ जाएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। और जो एनर्जी इमिट हुई है वो सेम किसकी फॉर्म में होती है, अगर हमने रेडियो वेव डाली है तो रेडियो वेव की फॉर्म में इमिट होती है। और वही रेडियो वेव जो इमिट हुई है, वही एनर्जी जो रेडियो वेव की फॉर्म में इमिट हुई है, उससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, सिग्नल्स प्राप्त होते हैं, जिनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव सिग्नल्स या एनएमआर सिग्नल्स। हो गई बात क्लियर? तो ये अपना बेसिक्स था कुछ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, और यही बेसिक्स आगे पूरे कंप्लीट थ्योरी के अंदर आपका चलेगा। आपसे केमिकल शिफ्ट पढ़ लेना, आपसे सिग्नल निकालना पढ़ लेना, हर जगह कहाँ पे यही काम में आएगी, ठीक है। कपलिंग कांस्टेंट वगैरह पढ़ लेना, सारी चीजें अब भी पढ़ोगे ना, है ना, तो सारी चीजों में यही काम में आएगा। पूरा आपका जो प्रिंसिपल है वो यही है। आप देखो कुछ आगे और स्टेप में पढ़ते हैं कि सर क्या हर एक मॉलिक्यूल या हर एक एटम या फिर हर एक इलेक्ट्रॉन क्या, सॉरी हर एक न्यूक्लियस क्या अपना रेडियो वेव एक्टिव होता है,
या NMR एक्टिव होता है, तो सर उसी की भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर हर एक नहीं होता है, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं और जो नहीं होते हैं उनके बारे में भी हमें डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो जो अपना NMR एक्टिव है वो कौन कौन है, ठीक है, और NMR इनएक्टिव कौन कौन है, उन दोनों के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। चलो, तो NMR एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं या जो मॉलिक्यूल होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उनके अंदर देखो एक आपको याद में रखना होगा, नंबर फर्स्ट NMR एक्टिव। NMR एक्टिव का मतलब होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा एलिमेंट जो क्या करता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को शो करता है। यानी कि जैसे हम उस मॉलिक्यूल या एटम पे ऊपर क्या डालते हैं, रेडियो वेव डालते हैं, तो उसका मैग्नेटिक रेजोनेंस होना चाहिए और हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए, रेडियो वेव या NMR सिग्नल प्राप्त होने चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या है, NMR एक्टिव है। अब इसके लिए क्या कंडीशन है वो हम देख लेते हैं कि इफ द atomic number of molecule, atomic number of element, atomic number of element is odd and, ठीक, atomic number is of element is odd and atomic mass of number first point है, atomic mass is even। अगर एटॉमिक मास क्या है, ओड है, सॉरी इवन है, और एटॉमिक नंबर क्या है, ओड है, इसका मतलब वो क्या होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा, वो NMR एक्टिव होगा। ठीक है, उसके लिए जो I का वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। सर I क्या है, I बेटा होता है आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब ये क्या होती है सर, ये भी बता देते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पिन है। जैसे कि मैं मान लूं कोई भी क्या है एग्जांपल, जैसे अपना ओड नंबर लेना है और इवन नंबर लेना है। देखो जैसे 7 and 14 हो गया, इसके अंदर एटॉमिक जो मास है वो कितना है, 14 है, जो क्या है, इवन है, और जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 7, इसका मतलब वो क्या है, ओड है। तो इसमें क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कुछ ना कुछ होती है, इसलिए क्या होता है, इसमें I की वैल्यू क्या नहीं होती, 0 नहीं होती, इसलिए इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी। और उसी की वजह से ये क्या दिखाता है, अपना NMR एक्टिवेशन दिखाता है। ठीक, दूसरा और देखते हैं। दूसरा होता है कि अगर इफ द atomic number is even and atomic mass is odd। ऐसा भी हो सकता है कि एटॉमिक मास क्या हो आपका, एटॉमिक नंबर इवन हो और एटॉमिक मास क्या हो। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे हो गया 2, जैसे इसी का ले लेते हैं हम 6C13, 6C13 कार्बन का जो 13 वाला प्रूफ है, 13 वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉरी एटम जो है अपना आइसोटोप है, वो क्या करता है, आइसोटोप है, वो क्या करता है, क्या दिखाता है, इसके लिए I की वैल्यू क्या नहीं होती, 0 नहीं होती, इसलिए क्या होता है, NMR एक्टिव होता है। अब कार्बन 6 to 12 नहीं कर देना, क्योंकि वहां पे दोनों इवन है, इसका मतलब वो एक्टिव नहीं होगा। आगे वाले वही डिस्कस करते हैं। अगर तीनों क्या हो, ओड हो, अगर दोनों क्या हो, ओड हो, इफ द, चलो ऊपर लिख देता हूं मैं इसको यहाँ पे। तीसरा कंडीशन क्या है, एटॉमिक नंबर भी क्या हो, एटॉमिक नंबर भी क्या हो, ओड हो, या फिर एटॉमिक मास भी क्या हो, ओड हो। तो ऐसी कंडीशन में भी I की वैल्यू 0 नहीं होगी, और I की वैल्यू 0 नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा, अपना जो जैसे अपना इसका एग्जांपल है क्लोरीन वाला 1735 होता है, दोनों ओड हैं, इसका मतलब भी क्या होगा, NMR एक्टिव होगा। इज दैट क्लियर। चलो अगली वाली कंडीशन, ये तो होगा अपना NMR एक्टिव का। NMR एक्टिव वाली कंडीशन हो गई कि किस कंडीशन में कोई मॉलिक्यूल या एलिमेंट क्या होगा, NMR एक्टिव होगा। अब बोलो सर हमें ये भी बताओ कि NMR इनएक्टिव कब होता है। NMR इनएक्टिव की अगर मैं बात करूं कि NMR इनएक्टिव हमें देखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले ली जल्दी से। NMR जो इनएक्टिव होता है, NMR इनएक्टिव कब होगा, NMR इनएक्टिव जब होगा जब I की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या फिर एंगुलर मोमेंटम है वो 0 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी। अब सर ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये कहां से पढ़ रहा है, आगे हम अगले वाले पॉइंट के अंदर इसको डिस्कस कर लेंगे।
एनएमआर इनएक्टिव, एनएमआर इनएक्टिव कब होगा, जब, दूसरा पॉइंट, एनएमआर इनएक्टिव कब होगा, इफ एटॉमिक नंबर इक्वल एटॉमिक मास इक्वल इवन। अगर दोनों क्या हो, इवन हो, तो क्या हो जाएगा, वो आई की वैल्यू वहां पे बेटा आपका 0 हो जाएगा, और आई की वैल्यू 0 होते ही वो क्या हो जाएगा, एनएमआर इनएक्टिव हो जाएगा। आप देखो, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन करता है, ऐसे स्पिन करेगा, लेकिन आई इक्वल 0 के अंदर स्पिन कैसी होती है, सॉरी ऐसे स्पिन होता है, और ये होता है आपका एनएमआर इनएक्टिव, जो क्या कर देते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों की क्या कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, इसलिए आई की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। ऐसी कंडीशन होती है। लेकिन जब एक्टिव होता है उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो ऐसे होंगे या फिर कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे या तो प्लस हाफ आ जाएगा या फिर माइनस हाफ आ जाएगा। तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो सिंपल सा एग्जाम्पल है कार्बन 16 2 या फिर 8 ऑक्सीजन 16। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, एनएमआर इनएक्टिव कंडीशन के एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर। तो ये भी आपको समझ में आएगा कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसी होगी, आई की वैल्यू 0 कैसी हुई, जब दोनों की क्या हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम है वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और आई की जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना जाएगा, 0। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एंगुलर मोमेंटम लग रहा है, तो उसकी वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, जनरेट होगा ही, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ जनरेट होगा, उससे क्या होगा, हमें रेडिएशन मिलेंगी, उस रेडिएशन की वजह से हमें क्या मिलेंगे, सिग्नल मिलेंगे। वो आगे हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखो उसी हम प्रिंसिपल को अब देखते हैं। देखो ये कैसे ये काम करता है, और कैसे आई की वैल्यू हमें 0 प्राप्त होती है, और कैसे हमको आई की वैल्यू 0 प्राप्त नहीं होती। देखो मान लीजिए क्या है, मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं 1H1। क्या ले रहा हूं, 1H1 यानी प्रोटॉन। क्या होता है, ये प्रोटॉन होता है। अब इस प्रोटॉन के अंदर क्या होता है, देखो प्रोटॉन के अंदर जब मैं क्या डालूंगा, इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहां से लिख देता हूं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब मैं इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल रहा हूं, सॉरी, तो क्या होगा, ये किस में जाएगा, या तो ये किसकी डायरेक्शन में होगा, इसकी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब सर ये क्या बना रहे हो आप, देखो जैसे मैं इस पे डालूंगा तो ये कहीं ना कहीं तो रेडिएशन जाएंगे इसके, यानी कहीं ना कहीं तो एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा ये, और जैसे ही एक्साइटेड स्टेट पे जाता है तो इसके जो स्पिन होते हैं इसमें क्या हो जाता है, जैसे मान लो ये क्या आपका प्रोटॉन है, और इसमें क्या डाला मैंने, रेडिएशन डाला, इसकी खुद से क्या कर रहा है, खुद में तो मोमेंट कर रहा है, यानी एक्सियल मोशन भी कर रहा है, रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। एक्सियल और रोटेशनल दोनों मोशन की वजह से इसमें क्या हो जाता है, एक अलग से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। कब जनरेट हुआ, जब इसके अंदर क्या होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होता है, जब हम क्या डालते हैं, ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन की वजह से क्या उसमें क्या जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और ये इसकी डायरेक्शन या तो अपवर्ड हो सकती है या फिर डाउनवर्ड हो सकती है, यानी या तो इसको क्या कर रहा हो, ये अपोज कर रहा हो, यानी नीचे वाले डायरेक्शन हो गया, ये इसकी डायरेक्शन कैसी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक सीधी, और इसकी क्या है, अपोज, और ये क्या है इसके, तो इसी को बोलते हैं क्या, ये दो कंडीशन इसमें बनती हैं, ये हो गया और एक ये हो गया। इज दैट क्लियर। हाँ, तो ये सारी चीज आपको डिस्कस करनी है कि ऐसे क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और इसी बेसिक कंसेप्ट से हम लेंगे शील्डिंग, और इसी बेसिक क्या लेंगे हम आगे वाला टॉपिक, शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। ठीक है, अब ये शील्डिंग और डी शील्डिंग क्या होता है, प्रोटॉन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे डिस्कशन हम अगले वाले टॉपिक के अंदर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।